Hello students. So this is the chapter number 4 and this is the last chapter of our syllabus, that is the thermodynamics. Weightage of chapter is of 5 to 7 marks weightage. देखो बच्चों ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेटेज अगर 5 to 7 मार्क्स का वेटेज कहा जा रहा है मतलब ऑलमोस्ट 3 + 2 + 1 ये पैटर्न मोस्टली इसमें से फॉलो होने वाला है. ओके मतलब देखो ये 3 + 2 + 2 का पैटर्न बन सकता है या 3 + 2 + 1 + 1 ऐसा भी आ सकता है बिकॉज अपने सिलेबस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है. तो मैं गारंटी से मैं आपको बोलता है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इसमें से रहेगा ही एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है. रही बात इसका न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत सिंपल एंड इजी वे से हमें मिलता है. रही बात ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है बिकॉज हीट टेम्परेचर इसका स्टडी हम लोग तो 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं. 8th स्टैंडर्ड से आप लोगों ने हीट के बारे में स्टडी किया है. उसी का सेम चैप्टर आपका 9th में था, 10th में था, 11th में भी था. 11th में थर्मल एक्सपांशन वो जो चैप्टर दिया गया था इट इज रिगार्डिंग टू द हीट. तो देखो 8, 9, 10, 11 4 साल तो आपने हीट के बारे में आप स्टडी करते आ रहे हो. रही बात आप लोगों ने केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक ये चैप्टर जो अभी 12th में फिलहाल स्टडी किया है वही सेम चैप्टर आपको ऐसे लगेगा अरे हम लोग ये तो केमिस्ट्री का ही बहुत सारा पार्ट इसमें फिर से रिपीट हो रहा है. सिर्फ एक डिफरेंस है कि केमिस्ट्री में जो स्टेटमेंट्स है वो केमिस्ट्री के हिसाब से लिखे गए हैं और फिजिक्स के स्टेटमेंट फिजिक्स के हिसाब से. मीनिंग चेंज नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट का कंडीशन अलग रखा है. ओके सो लेट्स सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. अब देखो जैसे हम लोग बोलेंगे कि थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब थर्मल, डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, मतलब ये टेम्परेचर का जहां मूवमेंट नजर आ रहा है यहां जो स्टडी होगा उसी को क्या बोलोगे थर्मोडायनामिक्स. सो हेंस यू हैव टू से दैट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the concept of heat and temperature, which deals with the concept of heat एंड टेम्परेचर. देखो हीट एंड टेम्परेचर बिकॉज हीट है तो टेम्परेचर दिखेगा और टेम्परेचर है तो हीट का कंसेप्ट सामने आ जाता है. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat, interconversion of heat in another form of energy. मतलब ये नहीं होता है कि हीट हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ हीट हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके देता है. देयर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ द एनर्जीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी टू द अनदर फॉर्म. मतलब अगर एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा कंसेप्ट देखो, इन्होंने कहा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सिंपल टर्म हम लोग बाइक या कार के अंदर जो फ्यूल रखते हैं, अब वो फ्यूल जब बर्न होता है तो वो क्या करता है, जो 3 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है कार और बाइक का, उस इंजन के अंदर वो पहले हीट जनरेट करता है. बिकॉज फ्यूल बर्न होता है मतलब क्या होता है, हीट जनरेट होता है और वो हीट की वजह से वहां जो मैकेनिकल एक्शन होता है उस मैकेनिकल एक्शन की वजह से कार या बाइक मूव करती रहती है. मतलब सिंपल लॉजिक क्या हो गया कि हीट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. वही कंडीशन अगर मैं बोलेंगे कि बाई मेटल्स का जो कंसेप्ट हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा तो बाई मेटल्स में भी ये कंसेप्ट आता है कि बाई मेटल के जरिए हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. मतलब ये जो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हमारे दिमाग में जो हम लोग नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, ऐसे हिसाब से हमारे पास थर्मोडायनामिक्स मिल रहा है. So thermodynamics is the branch of physics which deals with the concept of heat and energy and the interconversion of heat and other form of energy that is called as the thermodynamics. अब रही बात अगर उसके डेफिनेशन में हीट एंड टेम्परेचर की बात आ रही है तो व्हाट इज मीन बाय हीट. तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is used to increase the temperature of the body. देखो हीट क्या है, अगर हीट क्या है अगर ये हमें किसी को बताना है then you have to say that the heat is the form of energy which is used to increase the temperature of the body that is called as the heat. बिकॉज जब भी हीट दिया जाएगा तब उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा. अगर ऐसा है तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. ये हमारा पूरा एंटायर डेफिनेशन ऑफ हीट बन रहा है. अब रही बात फिर टेम्परेचर क्या है. So temperature is nothing but the degree of hotness or coldness of the body that is called as temperature. Because किसी पर्सन का टेम्परेचर हाई है या लो है ये देखने के लिए हम लोग नॉर्मली अपना फोरहेड के ऊपर अपना हाथ ऐसा रख देते हैं तो वी फील द सेंसेशन. तो वो जो डिग्री हमें मिलता है, तो डिग्री मिलता है मतलब क्या, आइदर इट इज हाउ मच हॉट और हाउ मच कोल्ड. ये हमारा सेंसेशन लोग डिग्री के हिसाब से इमेजिन कर लेते हैं, हाँ इतना बुखार है, इतना फीवर आया है. या इवन दोनों थर्मोमीटर्स भी अगर रखेंगे तो थर्मोमीटर अपने बॉडी को टच करेंगे इस तरीके से, ऐसे यहां अगर टच कर देते हैं देन यू हैव टू से दैट. इवन तो अभी देखो कोरोना की सिचुएशन में कहीं भी हम लोग जाते हैं ऑफिस में इधर उधर तो थर्मल स्कैनर यूज करते हैं, अपने बॉडी पे यहां यूज करेंगे या ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे थर्मल स्कैनर देखते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर वो सेंस करते हैं तो उसका एक डिग्री में वो टेम्परेचर आ जाता है. तो वो पर्सन कितना हॉट है और कितना
कितना कोल्ड उसका बॉडी का टेम्परेचर है, ये मेजर करना मतलब ही टेम्परेचर का डेफिनेशन हो गया। तो हेंस यू हैव टू से दैट द टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। फिर इसके बाद हम लोग यहां नेक्स्ट वाला कंडीशन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखो इसमें एक एक कंसेप्ट अगर दिखाया जाए तो बहुत सारा है। फिर हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो पूरा 11th स्टैंडर्ड का थर्मल एक्सपांशन एक बार फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड दैट यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द टर्म्स वी ऑलरेडी स्टडीड इन थर्मल एक्सपांशन। सो टू गो इन दैट बेटर वे वी आर गोइंग टू कैरी आवर चैप्टर इन फर्दर मोर। सो लेट्स सी दैट द थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान, सेम लेवल, सेम जैसे होता है, उसका कोई भी टर्म कांस्टेंट है, दो टर्म्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रहा है देन यू कैन से दैट इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब थर्मल बोलेंगे तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम होना, यही बात को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हेंस बाय दैट कंडीशन टू सिस्टम्स, अब ए सिस्टम है ऐसे दिमाग में ले लो, दूसरा सिस्टम बी है, सो टू सिस्टम्स इन अ थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो थर्मल कांटेक्ट में जैसे फिजिकली दिख रहा है, इट कैन बी इमेजिनरी भी होता है, बिकॉज वो होता है लेकिन दिखता नहीं है। सिंपल एग्जांपल, अगर हम लोगों ने गरम गरम चाय कप के अंदर रख के हॉल के एक डेस्क के ऊपर हमने उसको रख दिया है, अब इमेजिनेशन देखो क्या है, अब चाय का कप, वो चाय जहां रखी है वहां से हीट क्या हो रहा है, सराउंडिंग वाला जो आजू बाजू में एयर मॉलिक्यूल्स है उनके कांटेक्ट में आ गया। तो हम लोगों को मॉलिक्यूल दिखते हैं क्या कि कौन से मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आए? नो, बट स्टिल दे आर इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर, आप ये बोल सकते हो। या अदरवाइज अगर मैं एक सॉसर के अंदर या एक डिश के अंदर अगर मैं आइस के क्यूब अगर पूरा रूम टेम्परेचर के अंदर ऐसे रख देता है, तो वी ऑब्जर्व दैट कि जैसे चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, और चाय इतनी ठंडी हो जाती है कि हम लोग उसको पी नहीं सकते, बिकॉज वी हैव द हैबिट टू ड्रिंक द टी इन अ हॉट ऑर्डर। बट वही टाइम पे अगर आप यही कंसेप्ट देखोगे तो चाय अगर पीना हम लोग भूल गए तो ऑब्वियसली वो चाय में से हीट सराउंड में चला जाएगा। और कब तक होता है एक्शन? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम होता नहीं है, तब तक दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया ना, चाय या टी वह हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो हीट जो टी है वो हीट एब्सॉर्ब करने वाला है। बट वही सेम अगर हम लोग आइस की बात करेंगे तो आइस का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है, तो क्या होगा, आइस सराउंडिंग वाला हीट कैप्चर करेगा। तो कैप्चर करेगा तो क्या करेगा, आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होगा, जो वाटर कन्वर्ट होगा बाद में वही वाटर वही हीट को धीरे धीरे एब्सॉर्ब करते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां वो वाटर आइस मेल्ट होने के बाद बना था वो वाला और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तब वो जो दोनों टेम्परेचर सेम कंडीशन में आ रहे, अब वो सेम आने के लिए दोनों सराउंडिंग एज वेल एज आइस का कांटेक्ट तो इनडायरेक्टली हुआ ही था, और वहां वो हीट एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे, और एक ऐसी पॉइंट आ गई कि जहां दोनों का हीट एक्सचेंज होना बंद हो गया, मींस दे आर मस्ट बी इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये पॉइंट दिमाग में अच्छे से फिट कर दो कि व्हेन टू बॉडीज हैविंग द सेम टेम्परेचर दे नॉट एक्सचेंज द हीट बिटवीन ईच अदर, या एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग ऐसे बोलेंगे जितना आउटगोइंग रहेगा उतना ही इनकमिंग रहेगा, मतलब बैलेंस हमेशा होते रहेगा। वही सेम कंडीशन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट फ्लो होता नहीं है, तो दैट यू कैन से एज अ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। और इसी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में केल्विन्स मेथड में या मीटर ब्रिज में हमने ये देखा था कि गैल्वेनोमीटर में से तब करंट जाता नहीं था, मतलब दे आर एट अ इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कंडीशन। तो यहां टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हेंस यू कैन से दैट द थर्मल इक्विलिब्रियम means the two systems in a thermal contact with each other are in a thermal equilibrium if they do not transfer heat between each other. They do not transfer heat between each other. इसका मीनिंग ही क्या हो रहा है कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है तो फिर लेना देना बंद हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। बिकॉज आगे जाके जहां कहीं हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे दैट टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तब आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए आइदर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा या इन बिटवीन देम देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द टू बॉडीज बिकॉज देयर टेम्परेचर आर रिमेन्स कांस्टेंट, देन दैट टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बन गया। फिर उसी हिसाब से एक लॉ हमें यहां मिल रहा है, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये लॉ आपका केमिस्ट्री में भी दिया है। अब वही लॉ भी देखो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले इन्वेंटेड हुआ था। देखो मतलब जीरोथ लॉ क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज पहला और दूसरा ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था एंड फिर बाद में उन्होंने इन्वेंट किया ये वाला लॉ। तो फिर उनको लगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ अगर ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है फिर फोर्थ फिफ्थ लेने से अच्छा ये बेसिक है, उन सबका बेसिक ये है तो इसको पहले लेना चाहिए, इसलिए उसको नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझना है तो एक सिंपल एग्जांपल देखो, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो फिर ए और सी भाई भाई हुए। मतलब वो सिंपल सा जैसे एग्जांपल दिमाग में लेके चलो, अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी तो भाई भाई हुए कि नहीं। बस वही सेम कंसेप्ट अगर दिमाग में लोगे तो आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा। अगर ए सिस्टम है, ए सिस्टम का टेम्परेचर बी सिस्टम के टेम्परेचर के इक्वल कंडीशन में है, मतलब ए एंड बी बोथ आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम।
then B and C both are also in thermal equilibrium, तो ऑटोमेटिकली A and C are also in thermal equilibrium, तो वही बात को बोलोगे zeroth law of thermodynamics, means the two system are each in a thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other. तो देखो, those systems are each in a thermal equilibrium with the third system, then you have to say that they are also in thermal equilibrium with each other. मतलब वही लॉ जो हमने आपको कहा, वही सेम कंडीशन सिर्फ स्टेटमेंट वाइज हमने स्टडी किया कि टू सिस्टम्स जब थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर विद द थर्ड सिस्टम के साथ देंगे, देन वो तीनों के तीनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बनेगा. फिर आफ्टर दैट नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द थर्मोमेट्री. अब देखो, थर्मोमेट्री ये एक ऐसा स्टडी किया जाता है जहां कहीं भी हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, या टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स क्या है, उसके अलग अलग वेरिएशंस क्या है, इनका जहां कहीं भी स्टडी होता है उस कंसेप्ट को कहा जाता है थर्मोमेट्री. देखो, ये वर्ड शायद आपको आगे जाके कहीं भी मिल सकता है. इवन तो थर्मोमेट्री इट्स अ इंजीनियरिंग ब्रांच भी है. मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर एंड ये सब रहेगा, उसमें थर्मोमेट्री भी एक ब्रांच है जहां से आपको हीट के एक्सचेंज का कंसेप्ट इसके बारे में स्टडी किया जाता है. सो द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स, science of measuring temperatures are called is called the thermometer, which involves different temperature scales and methods of measuring the temperature, which involves the different temperature scale and which gives the methods of measuring the temperature. That branch or that study is called as the thermometry. Okay, so let's see that these are the few basic definition, or you can say some basic concept. To study the thermodynamics in a proper order, we must have to know it that. Okay, so now make the screenshot. So here we have the four definition that are the homework points. The first one, define thermodynamics, define thermal equilibrium, state zeroth law of thermodynamics. तो इसके लिए आप चाहे तो स्टार करके रखो, बिकॉज एग्जाम में zeroth law of thermodynamics पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए. And then last one, define thermometry. Out of these four definition, the most important definition that is the zeroth law of thermodynamics, ये एग्जाम में आने का most probable chance रहेगा. Clear? Now make the screenshot. Let's proceed the next article of this chapter. ले लिया screenshot? Very good. Let's proceed. Now let's see that this is the next article that is about the internal energy. जैसे देखो, हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. कार के अंदर फ्यूल डाला, फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल बर्न होने की वजह से हीट जनरेट हुआ और उस हीट की वजह से कार का इंजन स्टार्ट हो गया. ये हम लोगों ने नॉर्मल सा कंसेप्ट एग्जांपल हमने स्टडी किया. अब हम लोग ये समझना चाहते हैं कि फिर वो वहां इंजन स्टार्ट क्यों हुआ. देखो, कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है. या अदरवाइज तुम सिंपल एग्जांपल अगर लोगे, बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर पानी रख दिया और हमने उसको हीट देना चालू कर दिया. अब हीट देने के बाद बर्तन के अंदर जो भी वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो क्यों बढ़ता है. तो ये जो क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आ रहा है वो किस वजह से हो रहा है. दिस इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी. अब ये इंटरनल एनर्जी जो होता है, वो इंटरनल एनर्जी, जैसे हम लोग वाटर का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले हीट जो है वो आउटसाइड जो बर्तन रहेगा, जो भी पॉट रहेगा, ये उसको हीट मिलेगा. फिर वो वाला पॉट का हीट कहा जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को, एंड वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, फिर उस टाइम पे रैंडम मोशन दे रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्लास में अगर पानी रख दिया और अगर मैं वो टेबल पे रख दिया है, अब वो तो ग्लास का वाटर का सरफेस जो है, ग्लास के अंदर जो पानी है उसका जो वाटर का सरफेस है वो हमें स्टेबल नजर आ रहा है. स्टेबल नजर आ रहा है मतलब दैट वाटर इज नॉट मूविंग, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं. अगर वो स्टेबल है मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं. बट हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर में कंसेप्ट स्टडी किया है कि दोज मॉलिक्यूल्स आर स्टिल स्टेबल, बट देयर द दिखने के लिए स्टेबल नजर आ रहा है, बट इनसाइड दैट अगर हम लोग मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तब उसको लीनियर मोशन होता है. अगर हम लोग डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके पास लीनियर एज वेल एज मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होता है. और पॉलीएटॉमिक गैस अगर लोगे तो लीनियर, ट्रांसलेशनल, लीनियर, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन होता है. मतलब जैसे गैस में अलग अलग मोशंस होता है, वैसे हम लोगों ने लिक्विड्स के अंदर भी मोशन का स्टडी देखा है. स्टिल द लिक्विड इज इन अ स्टेबल मोड, बट द मॉलिक्यूल दे आर मूविंग इन अ रैंडम मैनर, एंड वो रैंडम मोशन जो है वो मॉलिक्यूल का हीट या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में हेल्प करता है. इसलिए देखो, नॉर्मली देखो, पहला एक्शन क्या होता है कि अगर वाटर रख दिया तो सराउंडिंग में जो हीट है पहले उसके बीच में वहां हीट एक्सचेंज स्टार्ट होता है. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सराउंडिंग की
हीट से पहले जो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी जो है वही वहां से आते रहता है, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। तो वही कंसेप्ट, तो ये हीट जनरेट जो होता है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड, see random disordered motion of the molecules, random disordered motion of the molecules of a system is called internal energy। पानी है, उसको अगर गैस बर्नर के जरिए हीट दे रहे हो तो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव होना चालू होते हैं, और जब वो बॉइलिंग होता है ऐसे वाटर ऐसे ज्वालामुखी के जैसे एक जगह से ऐसे बाहर आना चालू होता है, मतलब वाटर के बाहर नहीं, उसी सरफेस के पैसे आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा। तो ये जो एक्शन हो रहा है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं कि इधर हीट दिया मतलब इधर ही जाएगा, दे आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन विद डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। So this is the perfect definition that is given in our textbook also, the energy associated with the random disorder motion of the molecule of the system is called as the internal energy। फिर अब ये इंटरनल एनर्जी के बाद हमें स्टडी करना है थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। ओके, अब ये थर्मोडायनामिक सिस्टम की अगर बात करोगे तो सिस्टम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर यूनिट, एक ऐसा यूनिट कि जिसको पर्टिकुलर बाउंड्रीज रहेगा, जैसे कि टेक्स्ट बुक के अंदर एक ऐसा सिंपल सा उन्होंने एक डायग्राम भी देके रखा है, एक ऐसा एक बॉक्स जैसा एक यूनिट बताया है, एक एनी काइंड ऑफ शेप वाला, तो इसको उन्होंने क्या कहा, सिस्टम। तो ये सिस्टम है, और ये जो ब्लू कलर का ये कर्व लाइन जो दिख रहा है यहां से, ये वाला आपको क्या मिलेगा, उसका बाउंड्री मिलेगा, सिस्टम का बाउंड्री। और सिस्टम के आजू बाजू में ये जो मिल रहा है ये क्या रहेगा, उसका सराउंडिंग रहेगा। तो फिर यहां से सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम की अगर बात करोगे तो यहां देखो, जो अंदर, इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये एक ग्रुप है, या इसको हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स है, इसका एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, और ये एक सिंपल एक यूनिट है, उसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। तो हिंस यू कैन से दैट अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो यहां इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, ऐसे इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इनका एक ग्रुप हम लोग ले रहे हैं, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेते हैं। सो कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ यूनिट, मतलब वो एक यूनिट तैयार कर देता है। बेस्ट एग्जांपल, ये कप है, इस कप के अंदर हमने टी रख दिया है इतनी लेवल तक। ओके, अब सोचो जो टी हमने रखा है, भले वो टी इमेजिन करके चलते कि 50 ml टी इस कप के अंदर है, अब वो टी जो 50 ml है, तो इस टी के अंदर वाटर है, इस टी के अंदर टी पाउडर डाला है, इसके अंदर मिल्क है, इसके अंदर शुगर डिसॉल्व हो चुका है, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर गए हैं, मतलब दिस इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बराबर। तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स बन गया, और ये बनने के बाद ये सब इंग्रेडिएंट्स मिला के हमें यहां टी मिला है। तो टी क्या हो गया, एक यूनिट बन गया। टी क्या हो गया, एक यूनिट बन गया, और टी हमने जिस कंटेनर के अंदर रखा ये उसका बाउंड्रीज बन गया, मतलब उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो, तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलेंगे। एक ऐसा सिस्टम कि विच में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। जैसे ये कप के अंदर जो हॉट टी है, तो सराउंडिंग में क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंज करता है, इसीलिए तो ये वाला जो टी है वो थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अपार्ट फ्रॉम द बाउंड्रीज एंड दिस सिस्टम, ये जो भी आजू बाजू में रहेगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज द सराउंडिंग। तो लेट्स सी दैट थर्मोडायनामिक सिस्टम इट्स अ नथिंग बट कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच फॉर्म अ यूनिट एंड व्हिच हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज द एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया। फिर इस थर्मोडायनामिक सिस्टम के हम लोग यहां से तीन क्लासिफिकेशन इसका ले लेते हैं, तीन टाइप हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो ये तीन टाइप में से फर्स्ट टाइप हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम जो है, अब ओपन सिस्टम मतलब वही चाय का एग्जांपल लेंगे, कप के अंदर हमने चाय रख दिया। अब कप के अंदर चाय रखने के बाद यहां क्या होता है कि चाय में से जो स्टीम निकल रहा है, अब बेटर वे चाय जिस बर्तन के अंदर रखा है उसका एग्जांपल लेते हैं। चाय जिस बर्तन के अंदर रखा है उसको हम लोग कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, देखो स्टीम बाहर निकल रहा है। अब जैसे जैसे स्टीम बाहर निकलता है तो चाय की क्वांटिटी भी कम होते जाती है, तब हम लोग बोलते हैं कि चाय बर्न हो रहा है या चाय जल गया, ऐसा कभी कभी लोग बोलते भी है। मतलब एग्जैक्टली एक्शन क्या होता है, देखो अगर आप लोग 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख रहे हो, पानी उबल रहा है, और बाद में जब आप उस गर्म वाला पानी को, कम से कम उबलते हुए पानी को और 5 मिनट तक कंटिन्यू हीट देती जा रहे हो, एंड व्हेन यू मेजर द क्वांटिटी, अगर पहले 1 लीटर पानी था अभी वो 1 लीटर नहीं रहेगा, तो फिर बाकी पानी गया किधर,
बिकॉज जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो उस हीट की वजह से उस वाटर का जो स्टीम फॉर्मेशन होता है, उस स्टीम फॉर्मेशन के जरिए वाटर के वेपर सराउंडिंग में चले जाते हैं। तो फिर वहां एक ऐसे सिस्टम कि जिस सिस्टम में मैटर एज वेल एज एनर्जी, देखो इस सिस्टम में मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों चीजें जब सराउंडिंग में चली जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? ओपन सिस्टम। द सिस्टम विच ट्रांसफर्स मैटर एज वेल एज एनर्जी टू द सराउंडिंग, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम। तो उस सिस्टम को क्या बोलोगे? ओपन सिस्टम बोलोगे। अब रही बात क्लोज सिस्टम की बात। अब सिस्टम को अगर क्लोज कर दिया गया मतलब वही बर्तन, लेकिन उस बर्तन के ऊपर आपने ढक्कन रख दिया। अब ढक्कन रखने के बाद क्या होगा? इसका जो एनर्जी है उस ढक्कन को मिलेगा। ढक्कन मतलब वो जो हमने उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज है, अदरवाइज हम लोग प्रेशर कुकर का एग्जांपल ले सकते हैं कि अंदर हीट आ रहा है लेकिन हीट बाहर नहीं जा रहा है जब तक उसका वॉल ऊपर होता नहीं है तब तक। सीटी बज गई मतलब मैटर एंड एनर्जी दोनों बाहर आ गया। ओके, बट उसमें भी अगर मैं ऐसा सिंपल एग्जांपल अगर वही बर्तन का लेते जाएगा, बर्तन रख दिया तो उसको हमने क्लोज कर दिया, तो जो वाटर वेपर से उसी बर्तन के अंदर वाली एज के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहेंगे और उधर ही वो टपकते रहेंगे, उधर ही वो गिरते रहेंगे। मतलब कंसेप्ट क्या हो गया कि अगर आप उसको टाइटली क्लोज करके रख रहे हो तो यहां हीट बाहर निकल रहा है। मतलब देखो ये जो एनर्जी जो बोला गया है, एनर्जी यहां बाहर जाएगा बाय ट्रांसफॉर्मेशन मोड में, बिकॉज सॉलिड से एयर में हीट जो जाएगा वो रेडिएशन फॉर्म में चला जाएगा, तो हीट जाएगा, एनर्जी जाएगा, लेकिन मैटर जाने वाला नहीं है। तो यहां जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होगा टू द सराउंडिंग, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द क्लोज सिस्टम। देखो एकदम सिंपल तरीका हम लोगों ने यहां देखा कि जब ओपन सिस्टम है तो मैटर एंड हीट एंड एनर्जी दोनों क्या हो रहा है? सराउंडिंग में जा रहे हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी जा रहा है बाय ट्रांसफर प्रोसेस, बट मैटर डज नॉट ट्रांसफर और मैटर डज नॉट मूव टू द सराउंडिंग। अब रही बात आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर कोई भी यहां ट्रांसफर होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि वही हॉट वाटर हमने थर्मोस फ्लास्क के अंदर रख दिया। थर्मोस के अंदर रखने के बाद अब थर्मोस क्या करता है? लॉन्ग टाइम तक उसको हॉट का हॉट ही रखता है। मतलब तब वो यहां से सिस्टम को ना हीट या एनर्जी दे रहा है, ना ही मैटर को वहां ट्रांसफर कर रहा है। मतलब इन दैट कंडीशन द सिस्टम इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो लेट्स सी दैट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द थर्मोडायनामिक सिस्टम। और इसी सिस्टम से फिर होता क्या है? देखो जब भी कभी भी जो कोई प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के जरिए एक तो कभी प्रेशर चेंज होता है, एक तो कभी वॉल्यूम चेंज होता है, या कभी उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये जो बेसिक पैरामीटर से थर्मोडायनामिक के वो चेंजेस होते रहते हैं और इसी प्रोसेस के जरिए फिर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का क्या क्या चेंजेस था, जैसे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये टर्म स्टडी किया है, वैसी टर्म हमें यहां भी स्टडी करना है। क्लियर? सो लेट्स सी दैट दिस इज अबाउट द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो प्रोबेबिलिटी आपको एक क्वेश्चन पहला ये रहेगा, डिफाइन इंटरनल एनर्जी जस्ट फॉर 1 मार्क्स, या अदरवाइज एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, what is thermodynamic system and how we are classified it। तो आपको इस तरीके से सिंपल टर्म से उसका आंसर आप लिख सकते हो। थर्मोडायनामिक सिस्टम का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन बाय 3 वे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वेयर मैटर एंड एनर्जी इज अ ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। Closed system में only energy is transferred but matter does not transfer, while in an isolated system energy and matter both are not transferred to the surrounding. So in this way you can make its classification. Clear? Now make the screenshot for that. So this is the next homework question from today's lecture. Let's move for the next article. Okay, now students, let's see this figure which is given in our book page number 79. Okay, so let's see in this figure environment that shown by, that means environment temperature that shown by TE and the system temperature that shown by TS. Okay, let's see that. Just imagine in such a way the temperature of system is a less than the temperature of a environment. Then what happened? As per the law, we know that when you observe this condition here, if the temperature of system is a less than the temperature of environment, means imagine a simple example, अगर हम लोग चाय के अंदर मतलब जो कप के अंदर चाय रखा है उसका टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री, या अदरवाइज बेस्ट एग्जांपल ऐसे ले लो कि एक डिश के अंदर हम लोगों ने आइस रखा है, तो आइस का टेम्परेचर नियर अबाउट 0 डिग्री और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज 0 एंड टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट इज 30, तो 0 इज लेस देन 30 हो गया। तो क्या होगा? आइस एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो गेन करेगा। अगर वो गेन कर रहा है मतलब वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला है, तो इंक्रीज करेगा तो एनर्जी फ्लो जो हो रहा है दैट इज इन अ पॉजिटिव ऑर्डर। तो इसीलिए जो Q एज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो Q ग्रेटर देन 0 मिल रहा है।
और Q ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब दिस सिस्टम शोज दैट एनर्जी फ्लो इट इज इन अ पॉजिटिव ऑर्डर। अब वही दूसरा वाला कंसेप्ट यहां दिया है, देखो, एज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम नाउ इट ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ अ एनवायरमेंट। मतलब इमेजिन कर लो कि हमने बॉइल्ड वाला वाटर अगर टेबल के ऊपर एक पॉट के अंदर रख दिया, तो बॉइल्ड वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री है, लेकिन एनवायरमेंट जो अराउंड में रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 100 इज ग्रेटर देन क्या हो गया 30। तो फिर क्या होगा, जो सिस्टम है, सिस्टम हीट वहां से इमिट करेगा सराउंडिंग में, और उसी वजह से हीट लॉस हो गया इसका सिस्टम का। बिकॉज इस पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, सिस्टम हीट गेन कर रहा था, तो हीट फ्लो पॉजिटिव आया, हीट ट्रांसफर पॉजिटिव मिलेगा, बट इन दिस केस हीट लॉस्ट हो रहा है, तो हीट लॉस हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो हीट है वो इस कंडीशन में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, एनर्जी ट्रांसफर निगेटिव बन गया। अब नेक्स्ट वाला थर्ड कंडीशन जो दिया है, now in this third condition the same matter is here। देखो, temperature of system and temperature of environment both are same। अब दोनों सेम होगा मतलब नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हीट ये क्या हो जाएगा, यहां जीरो रहेगा। तो लेट्स सी बाय दिस थ्री फिगर, इन दिस फर्स्ट फिगर वी कैन से हीट गेन बाय द सिस्टम, सो हीट ट्रांसफर इज अ पॉजिटिव। Now in this figure the heat lost by the system, so heat transfer is a negative, and in this system there is a no loss, no gain in the system, then that is called as the transfer heat is a zero। अब वही कंडीशन उसी बुक के उसी पेज के ऊपर देखो, ये कंडीशन दिया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग द सिस्टम। अब ये है क्या, देखो जहां बर्नर दिख रहा है, बर्नर से उस इनिशियल स्टेट में हम लोग हीट दे रहे हैं। अब हीट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस का हीट हमें यहां मिल गया। अब यहां देखो पिस्टन, मासलेस पिस्टन हमने लिया है, पिस्टन एक जगह पे हमने फिक्स करके रखा है, ये पिस्टन यहां से चेंज नहीं हो रहा है, बट जब हीट इस बर्नर के जरिए पहले वाले सिलेंडर को, अगर उसके अंदर गैस रखा है उसको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखो तो वही हीट सराउंडिंग के जरिए उस सिलेंडर को मिल रहा है, और उसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस इतना एनर्जी बन गया। मतलब एक सिलेंडर, उस सिलेंडर को हम लोग सराउंडिंग से हीट ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियल उसका टेम्परेचर 100 था एंड फाइनली अब उसका टेम्परेचर बन गया 200, मींस नाउ द हीट ऑफ दैट सिस्टम इज गोइंग टू इंक्रीजेस बिकॉज बाय गेनिंग द हीट फ्रॉम द बर्नर। मतलब ये जो पहला वाला फिगर में जो एक्शन था, वही एक्शन हमने यहां पर्पसफुली हीट देके तैयार कर लिया। अब रही बात दूसरा कंडीशन, देखो अब इसमें इस फिगर में अगर आप ये टर्म अच्छी तरीके से समझोगे, नाउ इन दिस फिगर लेट्स सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब पहला वाला ये जो फिगर है इसमें भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, 100 डिग्री का 200 डिग्री तक वहां इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया बिकॉज बर्नर के जरिए उस सिलेंडर को हीट दिया गया। और जब आप यहां इस कंडीशन को देखोगे तो अभी यहां इसमें जरा देखो, ये जो पिस्टन बाहर की साइड की तरफ दिखाया है, अब पिस्टन का डिस्टेंस यहां ज्यादा है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 100 है। अब पिस्टन को हम लोग इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, अब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव होगा, और इतना सडन एक्शन में हम लोग उसको मूव करेंगे कि वहां जो इंटर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर इस ऑर्डर में मिलेगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर हाईली फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और ये पिस्टन जो यहां था, यहां से जब अंदर की तरफ जोर से मूव होगा तो फाइनल स्टेट में उसका टेम्परेचर 200 डिग्री बन गया। इतना हाई अमाउंट में पिस्टन का मूवमेंट हमने कर दिया। तो लेट्स सी इन द फर्स्ट एग्जांपल, हमने हीट बाहर के साइड से उसको देके, मतलब सराउंडिंग से हीट सिस्टम को दिया गया, मतलब सिस्टम ने हीट गेन कर दिया और यहां इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा। और इस केस में हमने एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म करके उसका हीट इंक्रीज किया, बट सी इन बोथ केसेस द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बट हाउ एंड व्हाई द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट? Because the internal energy increases by 100 degree Celsius by performing external work done on that piston, and this is nothing but the conclusion for the first law of thermodynamics। तो अपनी इस टेक्स्ट बुक के अंदर ये पेज नंबर 79 पे ये जो फिगर्स 5 फिगर्स के जरिए उनको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है कि हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गेट इन्वेंटेड। तो फिर वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग भी स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, केमिस्ट्री में जब आप इसका स्टेटमेंट देखते हो तो वी ऑलवेज सेज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट मिल रहा है वही स्टेटमेंट अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मिलता है। बिकॉज हम लोग तब यही कंसेप्ट बोलते थे, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड होल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो स्टेटमेंट आप लोगों ने केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जेटिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया है, अब वही स्टेटमेंट के जरिए
यहां देखो एक सिंपल सा टर्म हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जरिए प्रूव करेंगे। अब यहां क्या कर रहे हैं देखो कि ऑन दिस पिस्टन फ्रॉम द इनवर्ड साइड यहां जो भी गैस प्रेजेंट है तो दैट इज नथिंग बट अ सिस्टम। थ्रू दैट सिस्टम वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दैट इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया बोल देते हैं, दैट इज द P इनटू A देयर। ओके देखो बात को पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि यहां अंदर की साइड से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर। इमेजिन कर लो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी किया, एक ट्यूब के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो जब एक्स एक्सिस के अलाउ मूव हो रहे तो वहां एक सरफेस के ऊपर वो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे थे। बस यही सेम एक्शन यहां भी ले रहे हो कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो गैस मॉलिक्यूल यहां इस पिस्टन के ऊपर अंदर के साइड से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये वाला फोर्स जब इस पिस्टन के ऊपर मिलेगा तो ये वाला पिस्टन इस पोजीशन से निकल के इमेजिन कर लो कि इस पोजीशन तक ये पिस्टन यहां ऐसे मूव होके आ गया। तब इसका मूवमेंट कितना हो रहा है, dx इतना मूवमेंट हो रहा है। मतलब अब सिंपल सा लॉजिक देखो कि वर्क डन dw इज नथिंग बट वी हैव द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट dx मिल गया। तो hence work done dw equals to this force is nothing but pressure into area into displacement dx बनेगा। तो now this dw is nothing but this pressure we kept as it is, now area into dx। अब इस एरिया को इस dx से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक तरीके का सिलेंडर ही हो गया ना, ये एक ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया a है और लेंथ कितना है dx। तो फिर एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर और लेंथ को अगर मैं h बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर h कहो या पाई आर स्क्वायर l कहो, ये मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया। तो फिर ये कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, dv इतना वॉल्यूम चेंज हुआ। तो फिर ये करने के लिए इसका वर्क डन dw इतना मिला तो एंटायर वर्क डन कितना रहेगा। तो टू डिटरमाइन दैट एंटायर वर्क डन सो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन अ बोथ साइड। और जब मैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले रहा है तो यहां देखो इनिशियली जब ये पिस्टन यहां तक था तब यहां इसका इनिशियल वॉल्यूम vi था। जब ये पिस्टन यहां से यहां तक मूव हो जाएगा तब वॉल्यूम उसका vf बनेगा बिकॉज वॉल्यूम बढ़ गया गैस का। तो हेंस द इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम के बीच में कितना वर्क डन मिलेगा ये डिफाइन करना है। तो hence in this case you can say that the integration of dw is nothing but w, then ये p तो प्रेशर है ये हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो integration of dv nothing but v and the limit is from vi to vf हमने अप्लाई किया। तो फिर ये w जो आ रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है p इंटू फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला यहां से बन गया कि जिस फॉर्मूले से हम लोग यहां ये भी लिख सकते हैं बिकॉज वर्क डन जो है ये प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम मिल गया। अब कंसेप्ट जरा देखो क्या होता है, हमने यहां जो फिगर स्टडी किया उसमें हमने ये देखा था कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से अगर कम है तो फिर वो सराउंडिंग से हीट गेन करता है। तो हीट सराउंडिंग से गेन कर रहा है मतलब क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट वही टाइम पे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, अगर वो सराउंडिंग को प्रोवाइड करेगा तो क्यू तब निगेटिव बनेगा। बट अब यहां एक्शन ये हो रहा है, हमने यहां से अंदर ही अंदर जो हीट प्रोवाइड किया तो उस हीट की वजह से उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अब देखो ये वाला कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज कुछ जगह पे यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इक्वल्स टू du प्लस dw ऐसे लिखा है और अपनी बुक में यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स q इक्वल्स टू u प्लस w लिखा है और वही कंडीशन u इक्वल्स टू Q माइनस W भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन कैसे प्रूव होता है, ये दो स्टेटमेंट कैसे आते हैं जरा अच्छी तरीके से देखो। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि हम लोग जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना था, हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो हमने प्रोवाइड किया वो था Q इतना हीट। ओके इमेजिन कर लो कि यहां कुछ ना कुछ तो हीट दिया तभी तो इसका प्रेशर बढ़ा। जस्ट इमेजिन दैट प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर राइस पकाने के लिए डाल दिया और उसको हम लोगों ने गैस बर्नर के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, जो गैस बर्नर के जरिए जो सप्लाइड हीट जा रही है वो कितनी है, Q अमाउंट ऑफ हीट है। क्लियर। तो इमेजिन कर लो ये Q अमाउंट ऑफ हीट जो गैस बर्नर के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट दो पार्ट्स में यूटिलाइज हो गया। एक पहला पार्ट अंदर जो राइस एंड वाटर का मिक्सचर है पहले हीट उसको मिल रहा है तो वो पहले उसको हीट को गेन करेगा तो वो क्या करेगा, पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। सो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। फिर ये इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद धीरे धीरे अंदर प्रेशर बढ़ता है, इस प्रेशर की वजह से वर्क डन तैयार होगा और ये वर्क डन की वजह से उस प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होता है। अब वॉल्यूम चेंज होने के लिए हमने जगह रखा ही नहीं बिकॉज हमने पिस्टन को टाइटली होल्ड करके रखा था।
बराबर। अब वो पिस्टन को टाइटली होल्ड करके रखा था तो फिर अंदर वाला प्रेशर वहां बाहर निकल आता है सीटी ऊपर होने के बाद। अब इमेजिन करके रखो कि अगर हमने वो ढक्कन पैक लगा के रखा नहीं, लेकिन ढक्कन ऊपर आने के लिए जगह रखा है, तो फिर वही पिस्टन यहां से यहां तक मूव होगा। तो ये मूव क्यों होगा? बिकॉज हमने जो हीट इसको सप्लाई किया था वो हीट दो बात के लिए यूज होगा, दो पार्ट्स के लिए यूज होगा। एक, फर्स्ट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड टू परफॉर्म द एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या था? एक तो वो प्रेशर कुकर की सीटी को ऊपर उठा देता है और जगह मिल जाती है प्रेशर को बाहर निकलने के लिए। ये कैसा एज्यूम करो, या अदरवाइज ये पिस्टन यहां से मूव होकर यहां तक आ गया, मतलब वहां उसने हीट के जरिए वहां प्रेशर क्रिएट किया और वहां से वर्क डन मिला। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट, ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है। तो जो इंटरनल एनर्जी था वो इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट कितना था, जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया माइनस वर्क डन करोगे तो इंटरनल एनर्जी मिलेगा। या जो हीट सप्लाई किया वो दो पार्ट्स में यूटिलाइज हुआ। इट इज फर्स्ट वन यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड वन इज टू परफॉर्म द एक्सटर्नल वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये भी एक स्टेटमेंट कहा जाता है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड is used to increase the, it used in a two way, first to increase the internal energy and second to perform the external work done। क्लियर? देखो इस तरीके से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल स्टडी करना है। ओके, मेक द स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसके ऊपर मोस्टली न्यूमेरिकल ही स्टडी करना है, तो बेटर थिंग इज दैट आपको क्वेश्चन ये रहेगा, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेटमेंट यू हैव टू से दैट द अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड is utilized in a two way, first to increase the internal energy and second to perform external work done. So that is Q equals to U plus W or dQ equals to du plus dW or U equals to Q minus W। बस आपको इतना उसमें लिखना है और जो वर्क डन है वो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये मेथड के जरिए वर्क डन डिफाइन करेंगे कि P equals to Vf minus Vi, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर? मेक द स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ले लिया? ओके, वेरी गुड। ओके, और उसी तरीके से देखो बुक के पेज नंबर 82 पे आपको तीन डायग्राम दिया है। उस डायग्राम के जरिए यहां इस कंसेप्ट को कैसे उन्होंने प्रूव करके बताया। देखो कि अगर सपोज इस पहली फिगर में जो आने वाला U है और प्रोड्यूस होने वाला W है, अगर ये U अगर उन्होंने 200 लिया और W को इन लोगों ने 100 लिया है, ओके, तो फिर देखो U का वैल्यू 200 रखोगे, W का वैल्यू 100 रखोगे तो 100 आंसर मिलेगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहां आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब वो 100 बन गया। अब वही कंडीशन अगर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा है कि यहां से एनर्जी सिस्टम में अपोजिट ऑर्डर में एज्यूम कर रहे हैं। अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या? W का वैल्यू -100 है, एनर्जी का वैल्यू -200 है, तो फिर यहां देखो Q का वैल्यू जो है ये हमारे पास, सॉरी ये वाला हमारा Q का कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं, तो Q का वैल्यू अगर मेरे पास यहां -200 है और W का वैल्यू में -100 रखेगा तो यहां डेल्टा U इज इन टर्म्स ऑफ निगेटिव मिलेगा। अब वही सेम फैक्ट अब इसमें मैं अगर ये कंडीशन ले रहा है कि दोनों Q एंड W दोनों का वैल्यू 200 माइनस 200 कितना है? -200। तो ये 200 है, माइनस 200 प्लस 200 बनेगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो गया? 0। अब इसके जरिए वो लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं जरा देखो। सिंपल सा टर्म ये कहा जा रहा है कि अगर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है तो जो सिस्टम है ये अपना सिस्टम है, तो सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं और वर्क डन सिस्टम के थ्रू आ रहा है तो फिर डेल्टा यू पॉजिटिव है। जैसे इस कंडीशन में अगर वर्क डन ये सिस्टम के थ्रू मिल रहा है तब ये वर्क डन की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा है तब वो बाहर की तरफ देगा, तब वो एनर्जी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर सिस्टम के पास एनर्जी कम है तो वो बाहर से लेगा मतलब क्या होगा? वो ऑलरेडी लॉस में इसलिए वो दूसरे से ले रहा है, तभी तो निगेटिव में जाएगा। और ना वो गेन कर रहा है ना ही वो लॉस कर रहा है, एकदम न्यूट्रल रहता है, तब ये वाला कंडीशन एनर्जी क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब ये वाला कंडीशन में ना हीट एक्सचेंज हो रहा है ना ही हीट गेन हो रहा है। बस इतना बताने के लिए वो फिगर दिया है ना, तो अदरवाइज उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। क्लियर? तो देखो ये पूरा थेरोटिकल चैप्टर है। उस थेरोटिकल चैप्टर में अब तक हम लोगों ने सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला यहां स्टडी किया है, दैट इज डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W बोलो, या अदरवाइज Q इक्वल्स टू U प्लस W। इसलिए मैंने आपको बोला ये पहला वाला फॉर्मूला है और इसके ऊपर जिस तरीके से यहां ये क्वेश्चन उन्होंने बताया है वैसा ही सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स का MCQ में आ सकता है, या अदरवाइज स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्वेश्चन आ सकता है, या अदरवाइज उसके ऊपर 100% एक न्यूमेरिकल बनता है, वो न्यूमेरिकल आ सकता है। बस इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। और आप लोगों ने केमिस्ट्री का केमिकल थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल स्टडी की है उसके कंपैरिजन में फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत बहुत सिंपल रहते हैं। ओके, सो लेट्स सी
फर्स्ट लेक्चर में यहां तक ही है। नाउ जब हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा, इन दैट सेकंड लेक्चर वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। और ये चैप्टर बहुत सिंपल है और लास्ट वाले सेक्शन से, मतलब लास्ट के 2-3 पेजेस जो हीट इंजन के बाद वाला आर्टिकल है वो तो उन्होंने सिलेबस से निकाल ही दिया है। सो दैट्स व्हाई द चैप्टर इज बिकम वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट जो हमें अंडरस्टैंड करना है। और वेटेज देखो 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है, मतलब हमें अच्छा खासा स्कोरिंग इस चैप्टर से अपना हो सकता है। क्लियर? सो नाउ वी विल मीट इन आवर लेक्चर नंबर 2। सो बाय, डू योर होमवर्क नाइसली एंड सेंड टू अस।